एक विवाह, मोनोगेमी, परिवार का एक ऐसा रूप जहां किसी पुरुष के लिए, किसी पति के लिए एक पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी के साथ, दूसरी किसी महिला के साथ संबंध रखना वर्जित है, नहीं रखा जाता है। एक महिला होगी, एक पुरुष होगा, या कोई महिला है तो एक महिला एक ही पुरुष से संबंध रखती है, एक ही पति होता है, पति पत्नी और उनके बच्चे। तो यह एक परिवार, एक विवाह परिवार का ये निर्माण करता है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक जीवन साथी रहते हुए दूसरा विवाह नहीं किया जा सकता है। ऐसे वैवाहिक परिवार को एक विवाह परिवार कहते हैं हम लोग। अब देखते हैं बहुविवाह, पॉलीगेमी, जिस विवाह में पुरुष की एक से अधिक पत्नियां हो और महिला के एक से अधिक पति हों, ऐसे विवाह को बहुविवाह कहते हैं। और बहुविवाही परिवार में एक से अधिक यौन साथी की स्वीकृति प्राप्त होती है सामाजिक दृष्टि से। बहुपत्नी प्रथा या बहुपत्नी विवाह, पॉलीगेमी, विवाह का एक ऐसा स्वरूप जिसमें किसी पुरुष का एक से अधिक पत्नी के साथ विवाह हो, एक से अधिक पत्नियों को रखने की स्वतंत्रता हो, तो ऐसे विवाह को बहुपत्नी विवाह कहा जाता है। और बहुपत्नी विवाह, बहुपत्नी परिवार का उदाहरण मुस्लिम देशों में आपको मिल सकता है और पूर्वी देशों में भी कहीं कहीं पाया जाता है, जहां एक पुरुष एक समय में एक ही स्त्री पर निर्भर नहीं होती, बल्कि कई स्त्रियों के साथ वो विवाह करता है। वह पॉलीगेमी विवाह कहलाता है। बहुपति विवाह, पॉलीएंड्री, जिस विवाह में एक महिला के अनेक पति हों, पत्नी एक और पति अनेक, तो ऐसे विवाह, ऐसी प्रथा बहुपति विवाह कहलाते हैं। खास लोगों में कहा जाता है कि यह चीज देखने को मिलता है। वहीं टोडा जनजाति में, नीलगिरी पर्वत पर दक्षिण में टोडा जनजाति निवास करती है, वहां भी यह चीज आपको देखने को मिलता है, जहां पत्नी एक और पति अनेक होते हैं। वहीं नायर जनजाति जो कि केरल में है, वहां भी यह चीज देखने को मिलती है, बहुपति विवाह जैसी बातें। और यह जान लें कि बहुतायत रूप में यह आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इस प्रकार का विवाह करने का मकसद कहीं न कहीं यह होता है कि कोई स्त्री से दो या दो से अधिक भाई विवाह कर ले, ताकि ऐसा इसलिए वो लोग करते हैं कि इस प्रकार के विवाह से उसका जो भूमि है, उसका जो संपत्ति है, उसका विभाजन नहीं होगा, उसका बंटवारा नहीं होगा एक स्त्री के रहने से। इसलिए एक स्त्री से कई लोग, कई भाई मिलकर विवाह कर लेते हैं, और यह बहुपति विवाह कहलाता है, पॉलीएंड्री। एक होता है पति भ्राता विवाह, लिवरिट मैरिज कहता है इसको। यह आपने हो सकता है नहीं सुना हो। विवाह का एक ऐसा नियम होता है यहां, जहां कोई विधवा महिला अपने मृतक पति के किसी भाई के साथ विवाह करती है। विधवा महिला अपने मृतक पति के भाई के साथ विवाह करती है, लेकिन यहां पर विशेष यह होता है कि पितृवंशीय व्यवस्थाओं में यह चीज लागू होता है, लेकिन मृतक की वंश को आगे चलाने के लिए
ऐसे साधन को अपनाया जाता है। जब मृतक का कोई संतान न हो तो ऐसे विवाह से उत्पन्न संतान मृतक का संतान कहलाता है। और अपने पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था में नियोग प्रथा भी से कहा गया है। और यहां पर यह भी जान लें कि यदि विधवा पति के बड़े भाई से विवाह करती है तो वह ज्येष्ठ पतिव्रता विवाह कहलाता है, और वहीं यदि वह विधवा पति के छोटे भाई से विवाह करता है तो वह देवर विवाह या भाभी विवाह कहलाता है। एक होता है विनिमय विवाह, एक्सचेंज, मैरिज बाय एक्सचेंज। तो क्या चीज का एक्सचेंज? तो दो व्यक्ति जब आपस में अपनी बहन का अथवा पुत्री का विनिमय करते हैं, अपनी बहन से उसका शादी कर दिया, उसकी बहन से खुद का शादी कर लिया, या अपनी पुत्री का उसके पुत्र से, उसकी पुत्री का अपने पुत्र से, तो यह विनिमय विवाह कहलाता है। आपने हरण विवाह का नाम सुना होगा, मैरिज बाय कैप्चर, जबरदस्ती जाके उससे शादी कर लेना। हो सकता है आदिम समाज में यह प्रथा हो, आदिवासियों में इस तरह की बातें देखी जाती है, जहां हालांकि यह भी अब सहज संभव नहीं है, लेकिन इस प्रकार की हरण विवाह की बातें अपने समाज में भी देखने सुनने को मिलती रही है, जहां कोई व्यक्ति जबरदस्ती अपहरण करके अपनी पत्नी को प्राप्त करता है, बलात् विवाह कहलाता है। यह अभी के समय में कहा जाता है कि आदिवासियों में होता है, लेकिन यह एक अभिनय की तरह होता है, जहां कि उसे वधू पक्ष के अभिभावक से सहमति मिली होती है, सिर्फ उसका वो अभिनय करता है। लेकिन हो न हो सकता है पूर्व में ऐसी प्रथा रही होगी अपने समाज में भी, जहां वे लोग उसका अभी तक अनुकरण कर रहे हैं। शाली विवाह, सोरोरेट मैरिज, यह क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपनी पत्नी की छोटी बहन शाली में जो है किसी एक के साथ अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए ही अतिरिक्त पत्नी के रूप में उससे विवाह कर लेता है, उसको रखता है, तो वह शाली विवाह कहलाता है। या उसकी पत्नी की मृत्यु होने के बाद जब वह विवाह करना चाहता है तो शाली पर प्रथम अधिकार के रूप में उससे वह शादी करता है। और यदि पत्नी की मृत्यु के बाद उसकी बहन के साथ विवाह करता है तो वह कहलाता है सीमित शाली व्यवहार। वहीं यह भी समझ लें कि यदि जब किसी व्यक्ति को परिवार की बड़ी लड़की से, ज्येष्ठ लड़की से विवाह होता है और उसके साथ साथ छोटी बहन पर भी वैवाहिक अधिकार प्राप्त हो जाता है, तो यह कहलाता है वो सीमित शाली विवाह। एक होता है अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह या मोर्गेनेटिक मैरिज। इसमें क्या होता है? जब कोई उच्च जाति का पुरुष निम्न जाति की स्त्री के साथ विवाह करे तो इसे अनुलोम विवाह कहा जाता है। अपने वर्ण व्यवस्था वाले समाज में इस तरह की बातें होती थी, जहां उच्च जाति के लोग निम्न वर्ग के महिला से शादी करते थे तो वह अनुलोम विवाह कहलाता था। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि जो उससे संतान उत्पन्न होता था वह वैध माना जाता था, किंतु उसको और उसकी पत्नी को पुरुष के संपत्ति एवं पद से वंचित रखा जाता था। भारत की जाति व्यवस्था की जब बात होती है तो वहां इस तरह के उदाहरण देखने को मिलता है, जब उच्च वर्ण के व्यक्ति निम्न वर्ग के स्त्री से विवाह कर लेते हैं तो इसको अनुलोम विवाह कहा जाता है। प्रतिलोम विवाह, तो वहां क्या होता है?
जब से अनुलोम विवाह में उच्च जाति की पुरुष और निम्न वर्ग की स्त्री होती थी, वहीं प्रतिलोम विवाह में यदि निम्न जाति के पुरुष उच्च जाति के स्त्री से विवाह कर ले तो इसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। सहोदर विवाह, पैरेलल कजिन मैरिज, जब चचेरे भाई बहन के बीच शादी हो, मौसेरे भाई बहन के बीच शादी हो जाए तो इसे कहते हैं सहोदरज विवाह, पैरेलल कजिन मैरिज। और इस प्रकार का उदाहरण आपको मुस्लिम समाज में दिखता है, मुसलमान में दिखता है और अरब निवासियों में दिखता है, जहां चचेरे भाई बहन के बीच भी शादी को वैध माना गया है। क्रय विवाह, खरीदारी करके, मैरिज बाय परचेज। इसमें क्या होता है, यह आदिवासी समाज में आज भी देखने को मिलता है, जहां जीवन साथी प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति क्या करता है, अपनी पत्नी प्राप्त करने के लिए पत्नी के माता पिता या उसके रिश्तेदारों को वधु का मूल्य चुकाता है। और यह वधु मूल्य नकद हो सकता है, कोई वस्तु के रूप में हो सकता है या पशु के रूप में हो सकता है। और यह प्रथा फॉर्मेलिटी के रूप में भी बहुत जगह चल रही है। वहीं यहाँ पर वधु का मूल्य चुकाया जाता है, लेकिन जब वधु के बदले वर को प्राप्त करने के लिए वधु पक्ष, लड़की के माता पिता लड़कों के माता पिता अथवा रिश्तेदार को मूल्य अदा करते हैं, तो यह दहेज प्रथा वाली विवाह कहलाती है, जो हमारे समाज में बहुतायत रूप में देखने को मिलती है, जहां लड़के को लड़की वाले पैसा देते हैं और फिर दहेज के रूप में पैसा देकर फिर शादी होती है। परीक्षा विवाह, मैरिज बाय ट्रायल, इसमें पत्नी को प्राप्त करने के लिए आपको साहस दिखाना पड़ता है, शौर्य दिखाना पड़ता है पुरुष को, और उस प्रदर्शन में यदि आप सफल हो जाते हैं तो ही उसे वधु प्राप्त होता है। और अपने देश में इस प्रकार का प्रचलन नागा में और भील जनजाति में देखने को मिलता है। एक होता है परिवीक्षा विवाह, मैरिज बाय प्रोबेशन। परिवीक्षा विवाह, इसमें जनजाति में यह चीज है, कहीं कुछ जनजाति में, कि वहां जीवन साथी को प्राप्त करने के लिए विवाह के पूर्व कुछ समय के लिए लड़के लड़कियां एक साथ रहते हैं, उन्हें एक साथ जीवन बिताने का वक्त मिलता है, अपने यौन अनुभव प्राप्त करने के लिए, और एक दूसरे को देखने समझने का अवसर मिलता है। और संतुष्टि होने पर फिर विवाह का आयोजन कराया जाता है, यह परिवीक्षा विवाह कहलाता है। समूह विवाह, ग्रुप मैरिज, इसमें क्या होता है, कोई पुरुष का समूह है और वही समूह स्त्रियों के दूसरे समूह के साथ विवाह करता है, जहां समस्त पुरुष समूह की समस्त स्त्रियां के समान रूप से पति माने जाते हैं, तो इसे समूह विवाह कहते हैं। सबका सभी पत्नी, सबका सब पति। हालांकि इस प्रकार के उदाहरण वर्तमान में कहीं देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन कल्पना की जाती है कि प्रारंभिक समाज में ऐसी प्रथा रही होगी, जहां कि अपनी सुरक्षा के लिए मानव समाज इस प्रकार रहते होंगे। और एक विद्वान हुए L.H. मॉर्गन और फ्रेडरिक एंजल्स, उन दोनों ने कहा है कि यह समूह विवाह परिवार का प्रारंभिक स्वरूप हो सकता है और उसी के बाद से नातेदारी व्यवस्था हो सकता है प्रारंभ हुआ हो। विवाह निश्चित करना, नियम और निर्देश। तो हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक समाज में जीवन साथी को चुनने का, उसके चयन करने का आधार अलग अलग होता है। कई बार अरेंज मैरिज का स्वरूप होता है, जहां परिवार, माता पिता, रिश्तेदार, भाई बहन सब तय कर देते हैं कि इससे शादी करना तुम्हें
तो वह उस शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, चाहे वो वर पक्ष हो या वधु पक्ष। वहीं कुछ समाज में व्यक्तियों को स्वतंत्रता दी जाती है कि आप जिससे चाहें आप शादी कर सकते हैं, वहां पर अभिभावकों की नहीं चलती है। कुछ समाज में प्रतिबंध जो है बहुत ही सूक्ष्म होता है, जबकि कुछ समाज में किसे किया जाए किसे न किया जाए वह स्पष्ट रूप से परिभाषित होता है। और विवाह करने के लिए आप यह भी देखे होंगे कुछ न कुछ योग्यता अयोग्यता निर्धारित कर दिए जाते हैं हर एक प्रकार के विवाह में, चाहे वह आप किसी को अपने शादी करते हुए देखें या परिवार के द्वारा। तो हम ये योग्यता मिलेगी तो हम शादी करेंगे, नहीं होगा तो हम शादी नहीं करेंगे। इस प्रकार की बातें आप देख सकते हैं। एक होता है अंतर विवाह, एंडोजेमी। इसमें क्या होता है, व्यक्ति उसी सांस्कृतिक समूह में विवाह करता है जिसका वह पहले से सदस्य होता है। अपने ही समूह में उसे शादी करने के लिए बाध्य होना पड़ता है और यह अंतर विवाह कहलाता है। जैसे अपना समूह क्या हुआ, तो अपना समूह अर्थात जाति, आप अपने ही जाति में शादी करो, आप अपने ही धर्म में शादी करो, अपने ही प्रजाति में शादी करो, अपने ही जनजाति में शादी करो, तो यह अंतर विवाह कहलाता है। एक अपने ही समूह में करो। और हिंदू जाति भारत में अगर देखें तो हिंदू में अपनी ही जाति में विवाह करना अनिवार्य बताया गया है, अनिवार्य होता है। ज्यादातर लोग अंतर विवाह को ही अपनाते हैं और सभी मानव समाजों में यह सामाजिक नियम है जो बताते हैं कि व्यक्ति किस समूह से अपना संबंध स्थापित कर सकता है, उसे वैवाहिक जीवन साथी वहां से वह प्राप्त कर सकता है। हालांकि अब के समाज में यह प्रथा टूटती जा रही है। और एक होता है बहिर्विवाह, एक्सोजेमी। इसमें क्या होता है, अंतर विवाह के विपरीत बहिर्विवाह में व्यक्ति अपने समूह से बाहर विवाह करता है। अंतर विवाह और बहिर्विवाह कुछ नातेदारी इकाइयों के संदर्भ में भी लिया जाता है। देखा, गोत्र, जाति, नस्ल, प्रजाति, धार्मिक समूह। और भारत में कहा जाता है उत्तर भारत के कुछ भागों में के गांव में बहिर्विवाह प्रचलित है। गांव बहिर्विवाह यह सुनिश्चित करता है कि जिन परिवारों में लड़कियों का विवाह किया जाए वे घर से काफी दूर हो। यह व्यवस्था लड़की के नातेदारों के हस्तक्षेप के बगैर उसके ससुराल में सुचारू परिवर्तन और समायोजन को सुनिश्चित करती है। भौगोलिक दूरी और पितृ वंशीय व्यवस्था के और समान संबंध यह सुनिश्चित करते हैं कि विवाहित लड़कियां अपने अभिभावकों के पास बार बार न आए। और आप समझ सकते हैं कि बहिर्विवाह में ऐसे प्रथा, ऐसे नियम को अपनाया जाता है कि व्यक्ति स्थानिक रूप में नहीं हो बल्कि बाहर में हो, जैसे अपने परिवार के न हो, अपने गोत्र के न हो, अपने प्रजाति के न हो। और यह एक व्यक्ति को अपने वंश अथवा गोत्र समूह से विवाह करने को निषिद्ध ठहराता है, गलत मानता है। एक्सोगोमी शब्द का प्रयोग देखें, यह बहुत बहिर्विवाह एक्सोगोमी का प्रयोग सबसे पहले JF मैकलेन ने किया था।